अमेरिका ईरान युद्ध एक ऐसा संघर्ष जिसने सचमुच पूरी दुनिया में आग लगा दी। दशकों से सुलग रहा तनाव और फिर एक जोरदार धमाका। लेकिन सवाल ये है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे, और इससे भी जरूरी बात, इसका हम सब पर क्या असर पड़ रहा है। चलिए इसे समझते हैं। एक पल के लिए जरा सोचिए, सिर्फ 12 घंटे यानी आधा दिन, और ईरान पर अमेरिका और इजराइल की तरफ से 900 से ज्यादा हमले हुए। ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, ये एक जबरदस्त हमला था। एक ऐसा तूफान जिसकी इतनी शिद्दत का अंदाजा शायद किसी को नहीं था। और पता है सबसे अजीब बात क्या है? ये बड़ा हमला उस वक्त हुआ जब ईरान सचमुच अंदर से टूट रहा था। वहां की हुकूमत ने हाल ही में अपने ही 30,000 नागरिकों को एक क्रूर कार्रवाई में मार डाला था। देश अंदर से ही बारूद के ढेर पर बैठा था। इसका नतीजा क्या हुआ? चारों तरफ अफरा तफरी। कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार चली गईं। और इसका असर तो हर किसी पर पड़ा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कहाँ रहता है। आम आदमी की जेब से लेकर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तक सबने इस झटके को महसूस किया। तो चलिए उस दिन की बात करते हैं जब ये सब शुरू हुआ। 28 फरवरी 2026, वो दिन जब एक ऐसे सैन्य अभियान की शुरुआत हुई जिसका नाम किसी फिल्म जैसा लगता है, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। तो ये एपिक फ्यूरी आखिर था क्या? खैर, अमेरिका ने इसे ये नाम दिया। इजराइल के लिए ये था ऑपरेशन रोरिंग लायन, और ये बहुत बड़ा था। पहले 12 घंटों में ही 900 से ज्यादा हमले, और उन्होंने सीधा टॉप पर निशाना साधा। ईरान के सर्वोच्च नेता खमेनेई और उनके बड़े अधिकारी मारे गए। मिशन का मकसद एकदम साफ था, ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देना, उनकी मिसाइलों को नष्ट करना, उनके प्रॉक्सी नेटवर्क्स को तबाह करना और उनकी पूरी नौसेना को डुबो देना। लेकिन इस तरह का युद्ध रातों रात नहीं छिड़ता, इसकी एक उल्टी गिनती होती है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और उन घटनाओं को देखते हैं जो एक एक करके इस बड़े धमाके की वजह बनी। तो देखिए हालात कैसे बिगड़े। ये सब जून 2025 में तेजी से शुरू हुआ जब इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर 12 दिवसीय युद्ध छेड़ा। इससे ईरान की अर्थव्यवस्था ढह गई। दिसंबर तक लोग तंग आ चुके थे। ग्रेट इरानियन अपराइजिंग शुरू हो गया। सरकार का जवाब? नरसंहार। जनवरी 2026 तक 30,000 लोग मारे गए। फिर 20 फरवरी को राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ साफ 10 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। और ठीक जब लग रहा था कि तनाव और नहीं बढ़ सकता, सोचिए, बम गिरने से सिर्फ 3 दिन पहले ईरान के विदेश मंत्री खुद कहते हैं एक ऐतिहासिक समझौता पहुंच के भीतर था। ऐसा लग रहा था कि वे एक डील के बहुत करीब थे। तो फिर आखिर हुआ क्या? 72 घंटों में पहुंच के भीतर से हम एक खुली जंग तक कैसे पहुंच गए? उस सवाल का जवाब उन 3 दिनों में नहीं है। इसे सच में समझने के लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा। हम बात कर रहे हैं 47 साल पुरानी दुश्मनी की। ये आग बहुत लंबे समय से जल रही थी। ये सब 1979 में शुरू हुआ था। इस्लामी क्रांति, अमेरिकी दूतावास पर कब्जा, 444 दिनों तक अमेरिकी बंधक। इसी ने आगे की हर चीज के लिए मंच तैयार किया। 2015 में परमाणु समझौते से एक उम्मीद जगी, लेकिन फिर 2018 में अमेरिका इससे बाहर हो गया और अधिकतम दबाव वाले प्रतिबंध लगा दिए। और 2020 में जब अमेरिका ने टॉप जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया तो हालात लगभग बेकाबू हो गए थे। तो देखा आपने, ये कोई नई लड़ाई नहीं थी, ये बस उस पुरानी दुश्मनी का सबसे नया और सबसे घातक दौर था। तो ठीक है, युद्ध छिड़ गया, लेकिन इसका असर वो सिर्फ मध्य पूर्व तक ही सीमित नहीं रहा। इसने तो पूरी दुनिया में एक भूचाल ला दिया। ईरान का पहला कदम, दुनिया की तेल सप्लाई का गला घोटना। उन्होंने होर्मुज़ जल डमरू मध्य को बंद कर दिया। इसे दुनिया की तेल की मुख्य धमनी समझिए। समुद्र के रास्ते जाने वाले तेल का 5वां हिस्सा यहीं से गुजरता है। इसे बंद करना वैश्विक अर्थव्यवस्था को हार्ट अटैक देने जैसा है। और इसका सीधा दर्द आप यहाँ देख सकते हैं। अमेरिका में डीजल की कीमतें 25% बढ़ गईं। लेकिन फिलीपींस जैसे देश को देखिए, जो उस तेल पर बहुत ज्यादा निर्भर है, वहां करीब 39% की बढ़ोतरी हुई। ये सिर्फ एक चार्ट पर नंबर नहीं है, ये असल लोग हैं जो अपनी गाड़ियों में तेल भरवाने और काम पर जाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और ये सिर्फ पेट्रोल डीजल की कीमतों से कहीं ज्यादा था। उर्वरक की सप्लाई रुक गई, इसका मतलब है दुनिया में खाने का संकट।
हवाई रास्ते बंद, लाखों यात्री जहां तहां फंस गए, शेयर बाजार धड़ाम से गिर गया और बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों को ऊर्जा बचाने के लिए कड़े कदम उठाने पड़े। सोचिए, हफ्ते में 4 दिन काम, यूनिवर्सिटी बंद, सिर्फ ऊर्जा बचाने के लिए। अब भारत जैसे देश के लिए ये एक बुरे सपने जैसा था। खाड़ी देशों में काम कर रहे लाखों भारतीय कामगार मिसाइल हमलों के बीच फंस गए। ईरान के चाबहार बंदरगाह में बड़ा रणनीतिक निवेश अचानक खतरे में पड़ गया और कूटनीतिक तौर पर आप 2 ताकतवर सहयोगियों अमेरिका और ईरान के बीच एक रस्सी पर चलने को मजबूर हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा सिरदर्द था। तो ये थी तबाही, लेकिन क्या ये जरूरी था? चलिए इसके पक्ष और विपक्ष के तर्कों को देखते हैं और उस डरावने अनिश्चित भविष्य पर नजर डालते हैं। ठीक है, चलिए इस मामले के दोनों पक्षों को समझते हैं। युद्ध के पक्ष में तर्क मूल रूप से ये है, परमाणु खतरा असली था और ये अभी हो रहा था। ईरान 60% तक यूरेनियम संवर्धन कर रहा था, उन्होंने निरीक्षकों से झूठ बोला था और सरकार पहले से कहीं ज्यादा कमजोर थी। हमला करने का एक सही मौका। इसके खिलाफ तर्क, खैर कूटनीति सफलता की कगार पर थी, एक सौदा पहुंच के भीतर था। आलोचकों का कहना है कि इससे बाहर निकलने की कोई स्पष्ट योजना नहीं थी और इसके विनाशकारी वैश्विक आर्थिक परिणाम पूरी तरह से अनुमानित थे। 2 बिल्कुल अलग हकीकतें। और आज की हकीकत क्या है? 16 मार्च 2026 तक हमले न केवल जारी हैं बल्कि और बढ़ रहे हैं और कूटनीति का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। कोई बातचीत नहीं कर रहा है, बस लड़ाई जारी है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, बिना किसी निकास रणनीति के, बिना किसी अंतिम लक्ष्य के अगला दिन कैसा दिखेगा? सिर्फ मध्य पूर्व के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये सब कैसे खत्म होगा? यही वो सवाल है जो आने वाले सालों, शायद पीढ़ियों तक हमारी दुनिया को परिभाषित करेगा।